नमस्कार, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। आज का हमारा प्रोग्राम है चुनाव आयोग को लेकर। चुनाव आयोग जिस प्रकार से उदासीनता दिखा रहा है और विपक्ष लगातार सवाल भी उठा रहा है, और इन्हीं सब बातों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सविनय सिंह और अमर सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ 20 न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद विनोद कुमार जी। आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि अभी जो चुनाव आयोग ने डाटा पेश किया है 2 चरणों के चुनाव होने के बाद, और चुनाव आयोग को लगभग 10 से 11 दिन लग गए, ऐसा क्या कारण है? देखिए, मैं तो इसमें इतना ही कहना चाहूँगा कि विपक्ष जिस तरह से लगातार चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाते आ रहा है, तो ये मौका ही चुनाव आयोग ने खुद दिया है विपक्ष को। क्योंकि जब हमें अगर पहले के समय में देखा जाए, जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे और जब नया नया ईवीएम इंट्रोड्यूस किया गया था चुनाव में, तब भी उस समय कम संसाधनों में भी चुनाव का डाटा 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर चुनाव आयोग की वेबसाइट में डाल दिया जाता था। आज ये समझ से हमारे परे है कि किस प्रकार चुनाव आयोग डाटा नहीं डाल पा रहा हैगा और चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन सविनय जी, हमको आप एक बात बताइए कि जो फर्स्ट चरण और चुनाव हुआ और सेकंड चरण का चुनाव हुआ, इसमें तो ये कहा जा सकता है कि वोटिंग परसेंटेज घटने और बढ़ने का कारण एक तो ये हो सकता है, मेरी समझ में जहाँ तक है, कि जनता ने सरकार के प्रति उदासीन रवैया को इसी भी बात बीच में ही काटना चाहूँगा कि चुनाव में जो अभी डाटा दिखाया जाता है वो रियल टाइम डाटा नहीं होता है। हाँ। वो एक अनुमानित डाटा ले लिया जाता है सभी बूथ अधिकारियों से और जितने भी जो इंचार्ज रहते हैं पीठासीन अधिकारी वगैरह से ले लिया जाता है और वो डाटा दिखाया जाता है। जो वास्तविक डाटा डाला जाता है वो चुनाव आयोग में साइट में चुनाव आयोग की वेबसाइट में डाला जाता है। हाँ। जिसमें अभी भी देर लगा रहा है चुनाव आयोग। हाँ। अभी हाल ही में जो विपक्ष में बैठी हैं सभी पार्टियां, सुप्रीम कोर्ट भी गई थी ईवीएम और 100% बैलेट पेपर को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईवीएम और के ऊपर संदेह नहीं किया जा सकता, वो 100% सेफ है। लेकिन चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से डाटा रिलीज करने में इतनी देरी की, तो स्वाभाविक बात है कि विपक्ष का संदेह करना। मेरा देखिए विनोद जी, इस मामले में ये मानना है कि यदि है तो मशीन ही ईवीएम भी, और अगर विपक्ष के लोग सवाल उठाते हैं तो एक बार जांच कमेटी बैठा के जांच करा लेने में क्या परेशानी होगी। और रही बात बैलेट पेपर से, तो आज भी कई विकासशील देश है जो विकसित और विकासशील देश है जो बिना बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं। तो एक बार इसको सुप्रीम कोर्ट को, खैर अभी तो हो सकता है कि चुनाव नज़दीक थे, इस चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने। मेरा ये कहना है विनोद जी कि यदि आप ईवीएम से वोटिंग करा रहे हैं और सभी विपक्ष पार्टियां, कोई भी यदि पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती है, तो उनकी बातों को भी मानना ज़रूरी है। पहले भी बैलेट पेपर से वोट होते थे तो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, अच्छे से चुनाव हो जाता था। लेकिन आज के डेट में यहाँ पे ईवीएम से करा रहे हैं और विपक्ष पार्टी संतुष्ट नहीं है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ। लेकिन अमर जी, एक बात हमें ये बताइए कि जब भी विपक्ष कहीं पे सरकार बना लेती है तो ईवीएम का जो शोर शराबा है शांत हो जाता है, और फिर जैसे ही चुनाव आने वाला होता है फिर ईवीएम का शोर शराबा चालू हो जाता है। ऐसा क्या कारण? जब विपक्ष लगातार आवाज़ उठा रही है ईवीएम के खिलाफ, तो फिर उसको लगातार आवाज़ उठाते रहना चाहिए, है ना। और चुनाव का फिर बहिष्कार ही कर देना चाहिए कि हमें केवल बैलेट और बैलेट पेपर का ही चुनाव होना चाहिए, बैलेट पेपर से, न कि ईवीएम से। देखिए, मेरा तो इसमें ये कहना है कि यदि आप ईवीएम के बारे में कोई भी डिस्कशन स्टार्टिंग से कर रहे हैं, तो चाहे विपक्ष, उसमें डिस्कशन होना ज़रूरी है। यदि नहीं हो रहा तो आप विपक्ष में जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, अपने में जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। यदि दोनों में मान नहीं है, तो यदि सामने वाला बैलेट पेपर को बोलता है तो आप बैलेट पेपर से कराइए ना। यदि आप सत्य हैं तो आपको कोई डरने की ज़रूरत। लेकिन चुनाव आयोग का एक तरकीब है सविनय जी कि भारत देश में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि बैलेट पेपर से अब आज के जनरेशन में चुनाव करवाना संभव नहीं। ये उनका तर्क कहाँ तक है? देखिए, अभी जब वर्तमान सरकार जब सत्ता में आई थी, उसके कई दिनों बाद से एक बहस चली आ रही थी 1 नेशन 1 इलेक्शन की। बिल्कुल।
तो आप जैसा शायद बोल रहे हैं जो कि सरकार में बैठी है भाजपा, उसने अपने मैनिफेस्टो में ये बात डाला है कि तो One जब आप election, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए आप बोलते हैं कि हम संसाधन कर लेंगे, और इतना सब कुछ, इतना आज टेक्नोलॉजिकल और मॉडर्नाइजेशन होने के बिल्कुल, बावजूद बिल्कुल। भी आज इतना बड़ा चुनाव 7 चरणों में कराना पड़ रहा है, और आप बोलते हैं और अवधारणा देते हैं एक चुनाव एक देश एक चुनाव की। तो अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराना कठिन है तो फिर एक देश एक चुनाव कराना कठिन क्यों नहीं होगा? मैं ये सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ आपसे। ये तो हम आपको बता दें कि जैसे अभी कई चरण में चुनाव हो रहे हैं, ठीक, देश में, मतलब 19 अप्रैल से चालू हुआ, लास्ट 1 जून तक चुनाव है, ठीक है ना। तो ऐसे सरकार का तर्क है कि हम लगातार कई महीने में कवर कर लेंगे जो संसाधन है, जैसे फर्स्ट चरण यहाँ चुनाव होगा, अन्य जगह तो वहाँ हम करवा लेंगे उन्हीं अधिकारियों कर्मचारियों से। फिर देखिए, ये तो वो बात हो गई, फिर इसमें जो छोटे जिला स्तरीय और जो राज्य स्तरीय मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं दब जाएंगे। बड़े नहीं, देखिए एक इलेक्शन में ज्यादातर बड़े मुद्दे ही हावी रह जाएंगे, छोटे मुद्दे और बिल्कुल बिल्कुल। वन इलेक्शन विनोद जी, वन नेशन वन इलेक्शन में कहीं न कहीं अपने कंट्री को फायदा होगा। लेकिन मेरी बात सुनिए, आप जो सविनय जी ने बोला एकदम सही बोला कि जो अगर विधानसभा का चुनाव होगा, मेयर का चुनाव होगा और लोकसभा का चुनाव होगा, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, तो जब देश का चुनाव होगा लोकसभा का, तो वो चकाचौंध में क्षेत्रीय मुद्दे कहीं ना कहीं दब जाएंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं विनोद जी। मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप क्षेत्रीय मुद्दे की बात करते हैं, यदि चुनाव लोकसभा का होगा, बात क्षेत्रीय मुद्दे का मैटर है, तो बिल्कुल से दब जाएगा। तो जाहिर सी बात है, आप देख लीजिए, यदि चुनाव टाइम में कोई भी छोटा मोटा मैटर रहता है, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, अदर कोई भी हो गया, चुनाव आ गया तो सब मैटर को एक साइड करके चुनाव में लो। जो भी अधिकारी लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल, नेता लोग हैं, मंत्री लोग हैं, ये सभी लोग अपने बस इलेक्शन में भिड़ जाते हैं। आपका एजुकेशन, आपका हेल्थ डिपार्ट, हर डिपार्ट को एक साइड में रख के बस सीधे लोग उसमें भिड़ जाते हैं। तो उनका कहना बिल्कुल सही है कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, यदि बड़ा चुनाव होगा तो बिल्कुल से दब जाएंगे, उसमें कोई जाहिर सी बात है, दबी जाएंगे। अभी भी आप देख लीजिए, एक छोटा सा मैटर यदि क्षेत्रीय के बारे में कहीं भी किसी भी स्टेट में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है और चुनाव आ गया सामने लोकसभा का, विधानसभा का, तो मैटर बिल्कुल क्लोज हो जाता है, वहाँ पे ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल। तो सविना जी, हमें आप ये बताइए कि चुनाव आयोग को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव आयोग को तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो इलेक्शन कंडक्ट कराती है पूरे देश भर में, चाहे वो राज्य इलेक्शन हो, छोटे से छोटे इलेक्शन से लेकर देश का सबसे बड़ा इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन चुनाव आयोग द्वारा संपन्न कराया जाता है। आज के समय में चुनाव आयोग को बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो चलती आ रही है, लेकिन अगर आज विपक्षी तरफ से बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं तो चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं अपनी निष्पक्षता दिखानी चाहिए और बराबर की कार्यवाही दोनों पार्टियों पे या फिर अन्य जो भी पार्टियां हैं, अगर एलिगेशंस लगते हैं तो उस पर कार्यवाही करनी जाती, जिसमें अभी पिछले कुछ समय से चुनाव आयोग नाकाम रहेगा। बिल्कुल। सविना जी, एक चीज़ हमें ये बताइए कि इससे पहले जब चुनाव आयुक्त की मतलब नियुक्ति होती थी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट, विपक्ष और जो सरकार में पार्टी बैठी, ठीक। अब ऐसी सरकार को क्या आवश्यकता पड़ गई कि सुप्रीम कोर्ट को अलग कर दिया, एक कैबिनेट का व्यक्ति होगा, प्रधानमंत्री और विपक्ष? ये तो विनोद जी मेरी भी समझ से परे है कि जब पहले चुनाव आयोग का गठन किया जाता था तो उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जी रहते थे 3 सदस्यीय कमेटी में, बिल्कुल बिल्कुल, एक विपक्ष के बड़े नेता रहते थे, एक प्रधानमंत्री जी रहते थे। तो ये इस प्रकार का आयोग का गठन चुनाव की निष्पक्षता को बनाए रखता। पता नहीं सरकार को क्या आवश्यकता पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उनको हटा के, और उन्होंने कहा कि नहीं, अब वो 3 सदस्यीय आयोग समिति में एक सदस्य हमारे कैबिनेट मंत्री या फिर और कोई रहेगा। आप तो ऑलरेडी तो हो गए ना फिर ऐसे में। तो वही विनोद जी, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि अब 3 सदस्यीय कमेटी में एक विपक्ष के नेता, एक प्रधानमंत्री जी और एक वो, तो 3 सदस्य चुनाव आयोग के 3 सदस्यों में से 2 तो खुद ही हो गए, सरकार के लोग हो गए। तो हम कैसे एक्सेप्ट कर सकेंगे कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो सकेगा? और हाल ही में चुनाव होने से जस्ट पहले, ठीक पहले,
जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं भारत के, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। देखिए वो कहीं ना कहीं, जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मैंने न्यूज़ वगैरह में सुना है कि वो कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त दबाव में थे, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था। तो हो सकता है कि उनका मन ना किया हो किसी के दबाव में काम करने का, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो। तो